हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का, आपको अपना परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का टालो। तो जो टेक्नीशियन का दिल्ली मेडिकल हो रहा है, इसके बारे में जानकारी आपको मैं देना चाह रहा हूँ। टेक्नीशियन के दिल्ली मेडिकल में आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एनओसी की कितनी खास जरूरत है या नहीं है। बिल्कुल एनओसी के बारे में मैं एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, आप वीडियो में अंत तक बने रहें। उसके बाद में मेडिकल का कंप्लीट प्रोसेस, किसी का बीपी ज्यादा आ रहा है, कम नहीं हो पा रहा है, उसका भी सारा प्रोसेस, किसी का ईसीजी यदि हो रहा है और वो आपका ईसीजी सही नहीं आ रहा है तो उसका भी पूरी बात मैं बताने वाला। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो भी साथी नए हैं, जो टेक्नीशियन का एग्जाम देके दिल्ली मेडिकल करा रहे हैं, वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। क्योंकि अभी डीडीसी एलडीसी की जो भर्तियां आती हैं, उन सारी भर्तियों की सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। चाहे जीडीसी एलडीसी की नई भर्ती आए, चाहे उसका सिलेक्शन प्रोसेस हो, चाहे उसके जो पुराने पेपर हुए हैं उनका सोल्यूशन हो, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं। उससे ये होगा कि आप अभी आगे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको अपना लेवल अप करने का बहुत सुनहरा मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको 10th और 12th का जो मार्कशीट है और उसके बाद में उसका माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपको चाहिए होगा। 10th 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, उसके बाद में उसका सर्टिफिकेट, ये आपको अनिवार्य है। उसके बाद में जो आपकी आईटीआई की मार्कशीट है, आपको आईटीआई की मार्कशीट प्रमाण पत्र जिस ट्रेड से है आपका, वो आपको चाहिए होगा। तो ये तो हो गई दो चीजें, मतलब 10th 12th की मार्कशीट, आईटीआई का प्रमाण पत्र। उसके बाद में आपके आईटीआई एनसीवीटी से एससीवीटी से वो चीजें मतलब आप देख लेना। उसके बाद में आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड आपको चाहिए होगा, आधार कार्ड भी अनिवार्य है। आधार कार्ड के बगैर आप ये समझिए कि आपका कोई भी तरीके का कोई काम होने वाला है नहीं है। उसके बाद जो आपने सीबीटी एग्जाम दिया था, उसका जो एडमिट कार्ड है, वो सीबीटी एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा। आप सीबीटी एग्जाम का एडमिट कार्ड अपना साथ में रखें और आप उसको साथ में लेके जाएं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्सों की आप कम से कम 3 कॉपी करा के रखें, क्योंकि वो वहां पे लेते हैं, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, आप फोटो कॉपी कराएंगे नहीं तो कम से कम 3 सेट आप इसके बना के रखें। उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र, यदि आप एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा के लेके जाएं, साथ में वो भी नया लेटेस्ट आपको लेके जाना है, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस 1 साल पुराना चलता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस भी आपको नया चाहिए होगा। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं वो सारे नए लेके जाएं बनवा के। उसके बाद में आप, यदि जो भी कैंडिडेट, मान लो कुछ कैंडिडेट टेक्नीशियन है पहले से, तो उनको तो एनओसी मिलने चाहिए। सेम ग्रेड पे रेलवे एनओसी नहीं देता है। और कुछ कैंडिडेट मानो आप ग्रुप डी से हैं, जो ग्रुप डी से लगे हुए हैं नौकरी, यदि उनको एनओसी नहीं मिल रही है तो आप प्रयास करिए किसी भी तरीके से एनओसी लेने का। यदि एनओसी नहीं मिलती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी जो भी 1 साल 2 साल 5 साल की सर्विस है, वो आपकी सर्विस काउंट नहीं होगी। सर्विस काउंट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो आपके पास एनओसी नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा या आप टेक्नीशियन ज्वाइन नहीं कर सकते। आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट रिजाइन करके भी टेक्नीशियन ज्वाइन कर सकते हैं। पर आपको करना क्या होगा, प्रयास पूरा करिए कि किसी भी तरीके से आप लोगों को एनओसी मिले। एनओसी मिलेगी तो ही आपका काम होगा और तो ही आपकी सर्विस काउंट होने वाली है। तो आप एनओसी की पूरी कोशिश करें। उसके बाद में आप ये समझिए कि जो पीएचडी कैंडिडेट है, वो अपना प्रमाण पत्र लेके जाए। पीएचडी कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी पीएचडी बोल रहा था ना, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है वो अपना प्रमाण पत्र साथ में लेके जाए। उसके बाद में पासपोर्ट साइज के फोटो, कम से कम आप 15 फोटो साथ में लेके जाएं, जो अभी आपके तुरंत के खींचे हुए हों, वो 15 फोटो आपके होने चाहिए। उसके बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपका सेल्फ अटेस्टेड होना बहुत जरूरी है। मतलब स्वयं सत्यापन आप लिख के या सेल्फ अटेस्टेड लिख के आप सारे डॉक्यूमेंट पे साइन करें। ये चीजें तो आपकी हुई डीबी की। अब आगे बात करते हैं आपके मेडिकल के लिए। तो जिन कैंडिडेटों का मेडिकल हो गया, काफी सारे कैंडिडेटों की उनसे बात हुई होगी, तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जब जिस दिन आपका मेडिकल हो, डीबी हो गया चलो ठीक है। वैसे इतनी मेडिकल में प्रॉब्लम आती नहीं है टेक्नीशियन के मेडिकल में। बस आप जितना हो उतना खुद को शांत रखने का प्रयास करें, क्योंकि मैं जहां तक ये समझता हूँ कि टेक्नीशियन का यदि किसी ने एग्जाम पास कर लिया है तो उसको निकालना संभव है।
आप मेडिकल कितना भी डाउन होगा तो भी आपको निकालना असंभव है। तो आप प्रयास करिए कि आप लोग अपना मेडिकल अच्छे से करवा के आए, और उसके लिए आपको क्या करना होगा वो आप सुनिए। कि सबसे पहले तो जैसे आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट हैं, काफी लंबी दूरी तय करके जाते हैं, कोई सिकंदराबाद जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई मान लो बेंगलुरु जा रहा है अपना मेडिकल कराने के लिए। तो इस बीच में क्या होता है कि हम लोग सफर करते हैं, उल्टा सीधा खाते पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो यूरिन होता है वो यूरिन हल्का सा पीले कलर में आ जाता है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको, जो हम आरओ वाटर पीते हैं, जो भी स्टेशनों पे बोतल मिलती हैं, या फिर जो भी आरओ का पानी आता है, आप आरओ के पानी का प्रयोग करें पूरा, और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना पानी पिए। आप जितना हो सके उतना पानी पिएंगे तो जो ट्रेवल करते टाइम जो हमारे शरीर में गर्मी होती है, कुछ खाने पीने का फर्क होता है, वो सारी चीजें दब जाती हैं, और उससे क्या होगा, आपका यूरिन बिल्कुल साफ आएगा। तो यूरिन साफ आएगा तो आपकी यूरिन की रिपोर्ट अच्छे से आएगी। उसके बाद में आता है शुगर। तो जब आपका शुगर जांच होती है तो आपको करना कुछ नहीं है, करना बस इतना है, जब मेडिकल होगा जिस दिन आपका, तो आपको शुगर और क्या बोलते हैं, और यूरिन की जांच होने के बाद में आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, आप बाहर जाके नाश्ता करके आ सकते हैं। उससे पहले आपकी मेडिकल आप कराने जा रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, तो आप उससे पहले जग के चाय भी नहीं पिए। कहीं ना कहीं आप चाय भी पियेंगे तो उससे हल्का सा आपका शुगर का लेवल अप आता है, तो वो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। तो चाय भी पीना बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो चाय पीना भी बिल्कुल सही नहीं है। आप बिल्कुल खाली पेट जाएं, और जैसे ही आपकी यूरिन और शुगर की जांच हो जाती है, आप अपने जाएं नाश्ता करके आए, वो समय देते हैं। हमारा भी मेडिकल हुआ है, हमें भी समय दिया गया है, तो वो सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में ये हो गया आपका, उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट होने के बाद में आपका बीपी चेक होता है। बीपी चेक होने के बाद ईसीजी होता है आपका। ईसीजी होने के बाद में आपका, ईसीजी का सबसे तगड़ा फंडा आपको मैं समझाता हूँ। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, अपने माइंड में किसी भी तरीके की थॉट नहीं लेके आए, और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होकर बिल्कुल आप अपनी बॉडी बिल्कुल ढीली छोड़ दें, और आप ईसीजी कराने के लिए लेट जाएं। आपका ईसीजी में गारंटी से बोल सकता हूँ, आपका ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आने का, कोई तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं। बीपी भी यही सेम कंडीशन है, बीपी की। आप बीपी चेक करा रहे हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल अभी जैसे बैठे हैं, आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, तो आप अभी नॉर्मल होके बिल्कुल वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस तरीके से बिल्कुल नॉर्मल होके बीपी चेक कराएं, आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल आने वाला है। आप थोड़ा भी दिमाग में टेंशन रखेंगे, और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, आप प्रयास ये करें कि मेडिकल के दौरान जो भी कैंडिडेट इधर उधर बैठे रहते हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फालतू की बातें करते रहते हैं, अरे बीपी बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, अरे ईसीजी बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, और मेडिकल इतना टफ हो रहा है, मेडिकल में ये हो रहा है वो हो रहा है। आप उनकी बातों पे ध्यान नहीं दें। आप जितना ध्यान दोगे उतना ही आपका बीपी बढ़ने ही वाला है, कम तो होने वाला नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि मेडिकल हमारा भी हुआ था, तो हमारा भी बहुत लोगों ने बीपी बढ़ाया था, पर ठीक है, हम लोग कंट्रोल करने वाले, कंट्रोल किया हमने, वो सारी चीजों से बहुत पहले भी गुजरे हुए हैं, तो कंट्रोल किया। ये आपकी प्रोसेस होगी। इसके बाद में आपका आता है आंखों का टेस्ट। आंखों पे सबसे पहले आपको एक बुक पढ़ाई जाती है, जो आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए होती है, कि आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है, उसके लिए एक आपको बुक पढ़ाई जाती है। तो वो आप बिल्कुल आराम से, आपको बहुत समय दिया जाता है, बिल्कुल आराम से देख के आप सारी चीजें, और बहुत शांति से सोच के बताएं। उसके बाद में ये हो गया, फिर आपके होता है लेंस वाला, कि भाई आपके चश्मा है तो कितने नंबर का है, क्या है। जिन कैंडिडेटों के चश्मा है वो कैंडिडेट सारे सुन लें ध्यान से। आप पहले से आंख चेक करा के डॉक्टर से लिखवा के लेके जाएं कि हमारे चश्मा है और इतने इतने नंबर का चश्मा है, तो आपको वहां जाके कोई तरीके की कोई समस्या होने वाली नहीं है। नहीं तो आपको वहां परेशान करेंगे, आप बाहर जाओ वहां के चेक कराओ, ये सारी प्रोसेस होती है वहां पे। तो आप पहले से ही वो सारी चीजें करवा के लेके जाएं, अपना चश्मा लेके जाएं, और उसकी रिपोर्ट लेके जाएं, डॉक्टर की रिपोर्ट लेके जाएं। आप जांच आप कहीं भी करा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी जाके आप जांच करा सकते हैं, प्राइवेट सरकारी कोई भी हो, आप जांच करा सकते हैं। उसके बाद में जैसे एक सी बना होता है, तो वो सी को क्या है कि वो कभी ऊपर कर देते हैं, कभी लेफ्ट कर देंगे, कभी राइट कर देंगे, कभी डाउन कर देंगे। तो वो आपको पूछेंगे भाई सी का मुंह किधर खुला हुआ है, तो वो आपको थोड़ा देखना है, एक आंख बंद कर देंगे, एक से दिखाएंगे, वो आपको बिल्कुल बंद कमरा होता है, अंधेरा होता है, और सिर्फ थोड़ा सा प्रकाश उसके ऊपर होता है, सी के ऊपर, तो वो आपको देख के बताना होता है। वो आ, आप ये समझिए नॉर्मल प्रोसेस है यार, बिल्कुल B2 मेडिकल मांगा है टेक्नीशियन में, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, आप बिल्कुल घबराए नहीं, सबसे बड़ी बात है आप घबराए नहीं। उसके बाद में ये सी वाला प्रोसेस होने के बाद में आपको एक लाइट वाली लाइटें दिखाई जाती है,
अब पॉइंट वाली लाइट 4 होती है। अभी कुछ कैंडिडेटों का कहना है कि बैंगनी कलर की भी लाइट दिखाई जा रही है। तो आज तक हमने तो कभी ये चीज किसी के मुंह से सुना नहीं कि बैंगनी कलर की लाइट भी रेलवे के मेडिकल में दिखाई जाती है। तो लाइटें होती हैं व्हाइट कलर की, उसके बाद में एक ऑरेंज कलर की, येलो कलर की। ऑरेंज नहीं होती, येलो होती है, जो ऑरेंज जैसी दिखती है पर वो होती येलो है। उसके बाद ग्रीन और उसके बाद रेड। ये 4 लाइटें होती हैं जो हमको दिखाई जाती है मेडिकल में। उसके बाद ये प्रोसेस हो जाएगा आपका। अब कहीं कहीं क्या होता है कि कहीं कहीं एक्सरे करवाते हैं वो चेस्ट का, और लेजर चेक करवाते हैं। तो लेजर की जरूरत पड़ती नहीं है, टेक्नीशियन वालों में लेजर होता नहीं है, क्योंकि B2 मेडिकल मांगा है, इसमें स्टैंडर्ड B2 है, तो लेजर की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी चेस्ट का एक्सरे लेते हैं। तो ये हुआ आपका मेडिकल का पूरा प्रोसेस। इसके बाद में आपको क्या बोलते हैं, साइन करवा के आपका फोटो लगा के आपको बता दिया जाएगा ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, या नहीं भी बताया जाएगा कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो उसका एक फॉर्म होता है, उसका एक प्रिंट होता है, जिसपे डॉक्टर क्लियर लिखता है कि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है, B3 है, C1 है, या A2 है, A3। A2 A3 तो लिखेगा नहीं, B2 लिखेगा आपके मेडिकल पे। तो वो आपके उस पे फॉर्म पे लिख देगा, और वो वहां पे आपसे साइन करवाएगा, फोटो लगवाएगा, और वो आपको बोलेगा अब आप जा सकते हो। तो ये आपका मेडिकल का कंप्लीट प्रोसेस हुआ। आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई संकोच हो आपके दिमाग में, तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जो मेरा टेक्नीशियन का टेलीग्राम चैनल है, ऑल इंडिया टेक्नीशियन वाला जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वो देख सकते हैं। मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका सवाल होगा उसका मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा, जो मेरे से बनेगा। जो जितना मुझे पता होगा उतना मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप जुड़े बस भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा परिवार के, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और अपने भाइयों तक पहुंचाएं। जो भाई अभी तक जिनका मेडिकल नहीं हुआ है या टीबी नहीं हुआ है, उन लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं, और कहीं ना कहीं आप उनकी मदद करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री राम।